नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सृजन भविष्य का। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोगों को यहाँ निःशुल्क अध्यापन के लिए गंगाशहर बिनासर 2 शाखाएं चल रही है, तो आज हम बिनासर शाखा और गंगाशहर दोनों के लिए संविधान की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये लगभग रोज़ आपको प्रतिदिन संविधान की क्लासेज यहाँ से आपको मिलेंगी, जो कि गंगाशहर छात्रों के लिए रिवीजन के लिए काम करेगी, जो कि बिनासर जिन्होंने एक बार भी नहीं किया वो यहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान की। संविधान के अंतर्गत है क्या? देखिए, संविधान जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा संविधान की संविधान सभा के बारे में जानकारी। संविधान सभा के बारे में जानकारी जब हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे संविधान का सैद्धांतिक भाग। संविधान के सैद्धांतिक भाग के खुद 4 भाग हैं, जिनमें पहला भाग है प्रस्तावना, दूसरा भाग है मूल अधिकार, तीसरा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्व जिन्हें हम डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं वो, और लास्ट में सैद्धांतिक भाग की अंतिम बिंदु है वो है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क में दिए गए हैं। इसके बाद जब हम संविधान का अगला भाग करते हैं कार्यकारी भाग, इसमें हम पढ़ेंगे संविधान की विधायिका, जिसमें राज्यों तथा केंद्र दोनों की, कार्यपालिका, ये भी राज्यों और केंद्रों की दोनों की अलग अलग, और तीसरा भाग है न्यायपालिका। न्यायपालिका चूंकि भारत में संयुक्त है, एकीकृत है, इसलिए इसको एक साथ ही पढ़ा जाना चाहिए। तो संविधान को जब मोटा मोटी हम अध्ययन करना शुरू करते हैं तो 3 भागों में संविधान को पढ़ा जाता है। सबसे पहले जानकारी ली जाती है संविधान सभा की, दूसरी भाग सैद्धांतिक भाग जिसमें प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्यों के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। इसके बाद कार्यकारी भाग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं इससे आगे। सबसे पहले हमें यही जानने की ज़रूरत है कि संविधान आखिर है क्या। मान लीजिए आपको कोई पूछ ले कि साहब बताइए संविधान किसे कहते हैं या संविधान है क्या, तो क्या कहा जाएगा? संविधान की परिभाषा जिसे हम कहते हैं वो क्या रहेगी? देखिए, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है संविधान की कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कानूनी रूप से सर्वोच्चता है। संविधान में सरकार के तीनों अंगों के कार्य तथा कार्य करने के सिद्धांतों का उल्लेख है, साथ में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का भी उल्लेख है। यानी ले देख के संविधान की जब परिभाषा लिखते हैं तो सबसे पहली बात होती है संविधान एक लिखित दस्तावेज है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक देश का संविधान लिखित हो, कोई ज़रूरी नहीं होता। जैसे ब्रिटेन एक देश है जहाँ का संविधान अलिखित रूप में, अमेरिका का लिखित रूप में, भारत का लिखित रूप में, लेकिन लिखित संविधान होना एक अच्छी बात होती है। इसमें फिर बाद में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि जो कुछ है सब कुछ है रिटर्न में है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। उसमें फिर किंतु परंतु और कोई इफ बट की जगह रहती नहीं है। दूसरी चीज़ है कानूनी रूप से सर्वोच्चता। कानूनी रूप से सर्वोच्चता से हमारा अभिप्राय है कि इस देश में कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई संस्था, कोई प्राधिकरण, कोई अधिकरण सर्वोच्च नहीं है। जो एक व्यक्ति, एक चीज़ इस देश में कानूनी रूप से सर्वोच्च है वो है इस देश का संविधान। इससे आगे जब हम परिभाषा लिख रहे थे हमने लिखा कि इसमें सरकार के 3 अंगों के कार्य तथा कार्य करने के सिद्धांतों का उल्लेख है। सरकार के 3 अंगों के कार्य तथा कार्य करने के सिद्धांतों का उल्लेख है। यहाँ पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? सरकार के 3 अंग जैसे हमने पीछे पढ़ा था, एक अंग है विधायिका, दूसरा अंग कार्यपालिका और तीसरा अंग न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या होती है? विधायिका का कार्य क्या है? जैसे हमने कहा कि 3 अंग उनके कार्य, विधायिका का कार्य है इस देश में कानून बनाना, या ज़्यादा अच्छे से शब्द में लिखें तो विधि निर्माण करना। इस देश में विधि निर्माण करने का कार्य जो है वो किसके पास है? विधायिका के पास है। फिर चलते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका बनाई गई विधि अथवा कानून
बनाई गई विधि को इस देश में लागू करती है और न्यायपालिका इन बनाई गई विधियों पर न्याय देने का कार्य करती है। तो सरकार के तीनों अंगों का तात्पर्य हमारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से साथ में इनके कार्य हो गए। विधायिका का कार्य हो गया इस देश में कानून बनाना, और इसके बाद कार्यपालिका है वो बनाए गए कानून को लागू करती है। इसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, इसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और ये हमारी जुडिशरी का काम होगा न्याय देना। आगे जब हम पढ़ते हैं तो इसमें आता है कि विधायिका जो है ये 2 स्तर की होती है, एक संघ के स्तर की विधायिका और एक राज्य के स्तर की विधायिका। संघ के स्तर की विधायिका को हम संवैधानिक भाषा में और सामान्य भाषा में दोनों में संसद कहते हैं, जबकि राज्य के स्तर की विधायिका को हम विधान मंडल कहते हैं। ध्यान देंगे, राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद जैसे शब्द प्रचलित है, लेकिन जो संविधान में शब्द है वो है कि राज्यों की विधायिका को विधान मंडल कहा जाएगा। और विधान मंडल जो है इनमें 2 भाग हो गए, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। इसी तरह संसद के भी 2 सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। कार्यपालिका को भी अगर बांटा जाए तो 2 भाग हो जाएंगे, एक संघ के स्तर की कार्यपालिका और एक राज्य के स्तर की कार्यपालिका। संघ के स्तर की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद जो है वो संघ की कार्यपालिका बनाएंगे। इसी तरह राज्यों के अंदर राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद जो है राज्यों की कार्यपालिका निर्माण करेंगे। न्यायपालिका में ऐसा कोई विभाजन है नहीं, इसीलिए भारत की न्यायपालिका को एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। भारत की न्यायपालिका एक एकीकृत न्यायपालिका है। तो ले देके वापस संविधान पर बात करते हैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसकी कानूनी रूप से सर्वोच्चता है। इसमें सरकार के तीनों अंगों के कार्य तथा कार्य करने के सिद्धांतों का उल्लेख है। साथ में जो चौथी चीज़ है वो है इसमें नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्यों का उल्लेख है। नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में दिया गया है। तो ले दे के संविधान की परिभाषा यहाँ निकल कर ये आई है। चलिए आगे शुरू करते हैं इससे हम। देखिए अब शुरू करते हैं हमारे संविधान के पहले बिंदु संविधान सभा से। संविधान सभा कहाँ से ये विचार आया, कहाँ तक चला और किस रूप में आज हमारे साथ है। सबसे पहले 1895 में हमारे एक बहुत महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले 1895 में भारतीयों के लिए एक पृथक संविधान सभा की मांग रखी। उन्होंने कहा भारतीयों के लिए उनकी अलग से संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद 1921 जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी ने भी एक पृथक संविधान सभा की मांग 1921 में रखी। 1934 इसी मांग को एम.एन. रॉय, जिन्हें मानवेंद्र नाथ रॉय कहा जाता है, यही एम.एन. रॉय थे जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 1934 के बाद 1935 में कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। कांग्रेस ने पहली बार 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। इससे आगे चलते हैं 1938 में श्रीमान जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान सभा की मांग की और संविधान सभा की मांग के साथ इसके लिए 2 और चीज़ों के इन्होंने साथ में जोड़ा। एक तो उन्होंने कहा संविधान सभा कैसी होनी चाहिए, निर्वाचित होनी चाहिए, और जब निर्वाचित होगी तो निर्वाचन किस आधार पर होना चाहिए, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होना चाहिए। यानी 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा की मांग की थी, उन्होंने कहा था संविधान सभा होनी चाहिए और संविधान सभा ना केवल निर्वाचित होनी चाहिए बल्कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी समस्त भारतीयों के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए।
जो आगे चलकर भारत के लिए संविधान बनाए, भारतीयों के लिए संविधान बनाए। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। शुरुआत में ब्रिटेन की हालात बड़े नाजुक थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उनकी तरफ से लॉर्ड लिनलिथगो जो हमारे गवर्नर जनरल थे उस समय, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेज़ों ने माना कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए। हालांकि इस प्रस्ताव में प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा शब्द का उल्लेख तो नहीं था, लेकिन उनका ये मानना था कि भारतीयों के लिए एक पृथक से कानून बनाया जाना चाहिए जो स्वयं भारतीयों के द्वारा ही निर्मित हो। 1940 के बाद 1942 आया और 1942 में क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो क्रिप्स मिशन ने कहा संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और संविधान सभा के गठन के लिए उन्होंने कहा कि प्रांतीय विधानमंडलों, जो उस समय प्रांतीय विधानमंडल थे, प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा ये निर्वाचन संविधान सभा के सदस्यों का किया जाना चाहिए। क्रिप्स मिशन ने कहा कि साहब संविधान सभा बननी चाहिए, और संविधान सभा कैसे बनेगी? संविधान सभा बनेगी कि प्रांतीय विधानमंडल जो उस समय थे राज्य पूरे देश में, उनके दो सदन होते थे, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, उसके निम्न सदन के सदस्यों द्वारा क्या किया जाना चाहिए? प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना चाहिए। इससे आगे चलते हैं हम 1942 क्रिप्स मिशन के बाद सीधे हम आते हैं संविधान सभा के गठन के फॉर्मूले पर। वापिस से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 1895 लोकमान्य तिलक वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेपरेटली फॉर द इंडियन, एंड आफ्टर दैट व्हेन non-corporation movement are going, then Mahatma Gandhi demand constitutional assembly for Indians। 1934 में एमएन रॉय जिन्होंने आगे चलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना की, और 1935 में कांग्रेस ने अपने प्रत्यक्ष आधिकारिक रूप से संविधान सभा की डिमांड रखी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की डिमांड रखी, लेकिन इसमें यह था कि संविधान सभा निर्वाचित होनी चाहिए और वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के द्वारा और भारतीयों के द्वारा हो। 1940 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, शुरू में आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, ब्रिटेन के हालात उतने अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने अगस्त प्रस्ताव लेके आए और कहा कि भारतीयों को अपने पृथक से नियम कायदे बनाने हैं, और वो नियम कायदे बनाने के लिए आप एक सभा का गठन कर सकते हैं। ये लगभग संविधान सभा के जैसा ही था, लेकिन हालांकि संविधान सभा शब्द का उल्लेख यहाँ पर नहीं था। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उन्होंने कहा कि आप अपनी पृथक से संविधान सभा का गठन कर लीजिए, और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हो? निर्वाचन के लिए उन्होंने कहा कि जो प्रांतीय विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल नहीं, प्रांतीय विधानमंडल जो प्रांतों में थे, जैसे मद्रास प्रांत, बम्बई प्रांत, बिहार प्रांत, इस तरह से प्रांतीय विधानमंडल के जो निम्न सदन है उनके सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जुलाई 1946 आया, और जब जुलाई 1946 आया तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, इस समय कैबिनेट मिशन भारत आया, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन भारत में किस मिशन की सिफारिश पर किया गया? कैबिनेट मिशन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फॉर्मल क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछा जाता है कि साहब संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जुलाई 1946 में। अब इनके सदस्यों के निर्वाचन की जब बारी आई तो सदस्यों के निर्वाचन के लिए वही फॉर्मूला यूज किया गया जो क्रिप्स मिशन ने बताया था कि प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा चुने जाए, और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा जब चुने जाएंगे तो जुलाई अगस्त 1946 के अंदर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन शुरू हुआ। देखते हैं निर्वाचन कैसे हुआ।
देखिए साहब, आगे चलते हैं। संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा के निर्वाचन की जो बारी आई तो निर्वाचन हुआ था जुलाई प्लस अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। निर्वाचन किस विधि से हुआ? निर्वाचन आनुपातिक, एकल संक्रमणीय, मत प्रणाली, अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया गया। ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है ये वास्तव में दुनिया को आयरलैंड जैसे देश की देन है। ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जुलाई 1946 में जब ये हुआ तो फिर हम बात करते हैं इसके निर्वाचन के कि किस सदन से लिया गया? प्रांतीय विधान मंडलों से। कहाँ से लिया गया? प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा इनके सदस्यों का निर्वाचन किया गया। चलिए, अब जब निर्वाचन करते हैं तो हम देखते हैं सदस्य कितने थे, किस रूप में थे और कहाँ थे। बिल्कुल यही जी, जुलाई अगस्त 1946 2 महीने में ये निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हुई। और अनुपातिक एकल संक्रमण, बिल्कुल अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भारत में और भी जगह यूज होती है, जैसे जो आपके राज्यसभा सदस्य हैं, राष्ट्रपति का चुनाव है, उन सब में भी ये यूज की जाती है। चलिए हम सदस्य और सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या स्थिति थी सदस्यों की और सदस्यों की स्थिति। देखिए, संविधान सभा कुल सदस्य जो थे, टोटल मेंबर कुल सदस्य 389 सदस्य संविधान सभा के होते थे। इनको अगर आप 2 भागों में डिवाइड करें तो एक उस समय का ब्रिटिश भारत जिसे हम कहते थे पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन, और दूसरा प्रिंसली स्टेट जिन्हें रियासतें कहते थे, रियासतों के अधीन। तो इनमें दोनों को जब डिवाइड करोगे तो ब्रिटिश भारत से उस समय 296 मेंबर्स संविधान सभा में गए थे और बाकी जो बचे 93 मेंबर वो रियासतों से गए थे। ब्रिटिश भारत को भी अगर 2 भागों में बांटे कि ब्रिटिश भारत में प्रांतों से कितने गए थे? प्रांतों से गए 292, और जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते थे, जैसे उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो थे उनकी संख्या थी 4, तो यहाँ से 4 मेंबर गए थे। चारों क्षेत्र अगर चाहें तो मैं बता दूं, एक तो राजस्थान का ही हिस्सा था, अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा भाग दिल्ली, एक इलाका कुर्ग का था, कुर्ग यानी कर्नाटक, और एक इलाका बाल्टिस्तान यानी जो अभी पाकिस्तान में बाल्टिस्तान का एक इलाका था। तो ये कुल मेंबर थे। इन कुल मेंबर में से अगर आप इन 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, अगर इनको बांटा जाए कि किस हिसाब से हुए थे, तो 208 मेंबर जो थे वो केवल अकेली कांग्रेस के थे। उसके बाद 73 जो मेंबर थे वो मुस्लिम लीग के थे। हालांकि जो मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्र थे 78 थे, लेकिन मुस्लिम लीग के 73 कैंडिडेट ही संविधान सभा में इलेक्टेड हुए थे, और जो 15 सदस्य रह गए वो 15 सदस्य अन्य थे। इस तरह से पार्टी वाइज विभाजन हो गया। 208 जो थे वो कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के, 15 अन्य सदस्यों से। मुस्लिम लीग का यहाँ एक विशेष था, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के निर्वाचन में तो भाग लिया, और जब उनको लगा कि हमारे सदस्य बहुत कम रह गए, लगभग 1/4 है हम, और 1/4 हैं तो हमारी बात वहाँ ना तो सुनी जाएगी, ना हम जो अलग से एक मुस्लिम राष्ट्र का राग उस समय मुस्लिम लीग अलाप रही थी उसकी कोई जगह वहाँ संविधान सभा में मिलेगी नहीं। इसलिए संविधान सभा का बाद में मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया, यानी संविधान सभा की बैठकों में उन्होंने भाग नहीं लिया। और अगर बात करें संविधान सभा की तो इसमें कुल सदस्यों की 15 सदस्य जो थी वो महिलाएं थी। टोटल की कितनी सदस्य महिलाएं थी? 15 सदस्य महिलाएं थी। महात्मा गांधी और एक और व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रपिता है, और एक जो पाकिस्तान के कायदे आजम है मोहम्मद अली जिन्ना,
ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दो सदस्य ऐसे थे जो सदस्य तो थे लेकिन बाद में किसी कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक व्यक्ति का नाम था जयप्रकाश नारायण और एक व्यक्ति का नाम था तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ने बाद में संविधान सभा से अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये मोटा मोटी संविधान सभा के बारे में जानकारी है कि संविधान सभा की स्थिति क्या रही थी। वापस बता देता हूँ मैं, कुल सदस्य 389, जिसमें से ब्रिटिश भारत के 296 और रियासतों के 93। ब्रिटिश भारत में 2 प्रांतों से 292 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो 4 थे, अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, हाँ एक वो कुर्ग कर्नाटक का, और बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान का है। पार्टी वाइज करेंगे तो 208 सदस्य अकेले कांग्रेस के, तो कांग्रेस का बहुमत था संविधान सभा में। मुस्लिम लीग के 73, 15 अन्य सदस्य थे।